नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। बीच में 2 दिन न्यूज़पेपर का वीडियो नहीं आया था। दिवाली के बाद तो दिवाली के बीच में 1-2 दिन और नहीं आएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा। और 22 और 23 अक्टूबर का न्यूज़ जो है वो मैं आपको आने वाले इसी सप्ताह में सारे दिन थोड़े थोड़े करके मैं सारा कंप्लीट करवा दूँगा। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो हैं ये दोनों मिले हैं और 5 वर्षों के बाद ये बायलैटरल मतलब कि द्विपक्षीय वार्तालाप हुई है। इससे पहले इसको लेकर एक स्टेज तैयार किया गया जिसमें भारत और चीन की जो सीमा है वहाँ पर जो सैनिक मौजूद थे वो सैनिक पीछे हटे और 2020 से पहले की जो स्थिति थी, जो कॉमन एरिया में दोनों देश की सेनाएँ जो हैं वो पेट्रोल करती हैं, उस चीज़ को फिर से बहाल किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में नॉर्मेसी की तरफ में दोनों देश बढ़ेंगे। जो हमारे संबंध हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, चीन के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात हुई थी और उसे कुछ महीनों बाद गलवान घाटी हो गया था। तो इस तरह से चीज़ें होती ही हैं चीन के साथ में। तो वो एक साथ वार्तालाप के साथ साथ और संघर्ष को भी बना कर रखता है, ये उसकी नीति रही है हमेशा से। वहाँ पर दोनों मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने बोला है कि बोथ की फेज इन आवर प्रोग्रेस, हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर होगा। इस तरह की बातें हुई है। ये सब बातें फॉर्मेलिटी होती है। मुख्य रूप से जो अब बात होगा वो है कि भारत के जो सुरक्षा एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी और वांग जो चीन के हैं, दोनों समकक्ष के लोग मिलेंगे और सीमा विवाद इस चीज़ पर वार्तालाप शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अभी संपन्न नहीं हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि इस चीज़ को लेकर वार्तालाप हो सकता है। उसके अलावा रूस के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री जी का बायलैटरल टॉक हुआ है। ब्रिक्स का समिट आयोजित करवाया गया, कहाँ पर, तो कजान में। कजान रूस में जगह है, वहाँ पर ये समिट आयोजित हुआ है। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले जब न्यूज़पेपर डिस्कशन मैंने करवाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में। ठीक है, आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे, तो आज जो हम लोग उसमें मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा खोज हुआ है जिसके पश्चात से विजयनगर साम्राज्य जो है वो चर्चा में है। उसके बाद से दाना साइक्लोन को पढ़ेंगे, जियो इंजीनियरिंग को समझेंगे कि जियो इंजीनियरिंग क्या होता है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको देखेंगे हम लोग। उसके अलावा एक और टॉपिक है जो क्या है, तो राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, साफ पर्यावरण का अधिकार। ये यूपीएससी मेंस में इस पर आधारित 2018 ईस्वी में एक सवाल पूछा गया था कि नागरिकों का अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है तो किस अधिकार से देती है, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं उनका मूल अधिकार है क्या, तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया गवर्नमेंट को कि जो 1986 का एक्ट है और आर्टिकल 21 में जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है, उन दोनों अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में। और थोड़े दिनों में आपको पूरे उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक यही देखने को मिलेगा। पूरे उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें हमें पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को भी देखेंगे हम लोग। एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं। 71 बीपीएससी को लेकर अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो तो आप जुड़ सकते हैं ग्रुप से। 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम आपका 13 दिसंबर को संपूर्ण रूप से संभावित है, इसी दिन हो सकता है। एक चीज़ और है कि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, 3 लाख अभी तक फॉर्म जमा हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख और होगा। और सीटें आपको पता ही है कि 2000 हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर थोड़ा सा भी चांस हो तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों का पीजी का और सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम है उस समय में, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम ज़रूर ही दें 70 बीपीएससी पीटी का, क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं और सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें, अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है ये टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य के ताम्रपत्र की खोज हुई है। ताम्रपत्र की थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद जो उसके सबसे बड़े राजा हुए, क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से जो पीटी के लिए फेवरेट टॉपिक होता है उसमें एक होता है मौर्य, उसके अलावा गुप्त होता है, उसके बाद हर्षवर्धन होता है और हर्षवर्धन के बाद सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है विजयनगर साम्राज्य से।
ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक हमेशा तैयार करके जाना चाहिए। ये जो 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक के कल्चर, सोसाइटी, उसके अलावा इनकी इकोनॉमी, उस समय के राजाओं के नाम और क्रम, प्रशासन व एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ज़रूर ही पढ़ कर जाइएगा। वहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। हर साल एक आध सवाल इन 4 में से एक से गारंटेड होता है। आप किसी भी साल का यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस किसी का भी पेपर उठा कर देखिए, इन 4 से सवाल की गारंटी होती है, पूछा ही जाता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। बीपीएससी और यूपीपीएससी को विजयनगर से कुछ विशेष प्रेम है, बहमनी और विजयनगर से, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। हाल ही में तमिलनाडु को तिरुवल्लुवर जिले के मपेड्डू गांव स्थित श्री श्रृंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठ वाले ताम्रपत्र अभिलेखों के एक समूह की खोज की गई है। तांबे की प्लेट के 2 पृष्ठ पत्तों की एक अंगूठी की सहायता से आपस में पिरोया गया था, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर लगी हुई थी। 2 ऐसे पत्र थे और उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा गोल गोल सा लगा हुआ था। इसी में दोनों पत्र को फंसाया गया था। चंद्रगिरी के राजा द्वारा ब्राह्मणों को एक गांव दान में देने का उल्लेख करने वाला अभिलेख संस्कृत और नंदी नगरी लिपि में लिखा गया है। इसे राजा कृष्णदेव के शासनकाल के दौरान 1513 में उत्कीर्ण करवाया गया। 1513 के समय में कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। एक चीज़ और सुनिएगा, 1509 से लेकर 1529-30 के आसपास तक इन्होंने शासन किया। जब बाबर भारत आया है, पानीपत का प्रथम जो हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर अपनी तुजुके बाबरी में बताता है कि भारत के सबसे अच्छे शासक कौन है, तो कृष्णदेव राय का वो नाम लिखता है कि भारत में सबसे अच्छे शासक जो हैं वो कृष्णदेव राय हैं। तुजुके बाबरी में भी कृष्णदेव राय जी का जिक्र हमें मिलता है। कृष्णदेव राय जी कौन थे, तो कृष्णदेव का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य 1509 से 1529 तक कृष्णदेव का शासनकाल रहा है। कृष्णदेव राय के 1530 में अच्युत राय और उसके बाद 1542 में सदाशिव राय ने शासन संभाला था। और उसके पश्चात आपको पता ही है कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिससे बहमनी संघ जो है वो सभी राज्य मिलकर विजयनगर पर आक्रमण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। उन्हें विभिन्न उपाधियों से जाना जाता है, जिसमें कन्नाई राय, कन्नड़ राजा रामरन इत्यादि शामिल था। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं से एक माना जाता है। उन्हें मध्यकालीन दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों से एक भी माना जाता है। किसे, तो कृष्णदेव राय को। क्यों? क्योंकि इनके समय में विजयनगर साम्राज्य सभी दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, सभी दृष्टिकोण से समृद्ध हुआ। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, सबसे समृद्ध काल रहा है ये। कोई भी शासक जो होता है उसके काल को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके समय में वो जो राज्य है, देश है, उसका कल्चरल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सभी दृष्टिकोण से अगर कोई राज्य समृद्ध हो रहा है तो हम मानते हैं कि वो शासक अच्छा है। अगर केवल इकोनॉमी बढ़ रही है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, तो हम उस शासक को अच्छा शासक नहीं मानते हैं। साहित्यिक योगदान, वह एक प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने मदालसा चरित, सत्यवेदु परिणय, राजमंजरी, जामवंती कल्याण, ये पूछ चुका है यूपीएससी, जामवंती कल्याण, और अमुक्त माल्यद, अमुक माल काल्यदा इसको कहा है, तो वैसे अमुक्त माल्यद भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने, अमुक्त माल्यद, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सारी ग्रंथों की रचनाएं किसने की है, तो कृष्णदेव राय जी ने की है। अनेक भाषाओं में निपुण होने का उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और तमिल कन्नड़ में लिखने वाले कवियों को सहयोग दिया। तमिल, संस्कृत और कन्नड़, कौन कौन सा, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। कन्नड़ मैंने गलती से बोला, कन्नड़ भी है, लेकिन प्रमुख रूप से उनका सबसे ज़्यादा जो मिलता है किस में मिलता है, तो संस्कृत में मिलता है और तेलुगु में मिलता है। कौन सी 2 भाषाएं, संस्कृत और तेलुगु, इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है। बाकी तमिल पर भी उनकी पकड़ थी और कन्नड़ पर भी उनकी पकड़ थी। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु का उत्तरवर्ती इलाका जो है वो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। शिक्षा और साहित्य का संरक्षण, उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 प्रमुख विद्वान शामिल थे। उनमें अल्लासानी पेद्दना भी शामिल था, जिन्हें आंध्र कविता पितामह के नाम से जाना जाता है, जो अपने कार्य मनुचरितम के लिए प्रसिद्ध हैं। मनुचरितमु किन्होंने लिखा है, तो जो आंध्र कविता पितामह के नाम से जाने जाते हैं, अल्लाशानी पेदन्ना, इन्होंने लिखा है। ये पूछ सकता है आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। कन्नड़ कवि थिमन्ना ने कृष्णदेव के अनुरोध पर कन्नड़ महाभारत को पूरा किया, जो मूल रूप से कुमार व्यास द्वारा शुरू किया गया था। उनके शासनकाल के दौरान अन्य उल्लेखनीय कवियों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कन्नड़ कवि मल्लनार्य, वीर सैमृत, भवचिंतारत्न के लेखक
उसके अलावा भी कई सारे लेखक शामिल हैं जिन्होंने लिखा। आपने तेनालीरामन का नाम सुना है क्या? तेनालीरामन जो हास्य कवि माने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, वो भी विजयनगर से ही संबंधित हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है कि चतु विठलनाथ जिन्होंने भागवत लिखी। तिमन्ना कवि अपनी स्तुति। कृष्ण राय भारत के लिए जाने जाते हैं। तेलुगु कवि पेदन्ना को तेलुगु और संस्कृत में उनकी दक्षता के लिए सम्मानित किया गया था। सांस्कृतिक विकास। कृष्णदेव राय ने कर्नाटक संगीत परंपरा को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक का मतलब केवल कर्नाटक राज्य से नहीं है, कार्नेटिक इसको इंग्लिश में कहा जाता है, कार्नेटिक कहा जाता है। और ये जो है दक्षिण भारत की जो हमारी संगीत की शैली है वो सारे के सारे कार्नेटिक में ही आते हैं, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो आंध्र का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, सभी कार्नेटिक म्यूजिक में ही आते हैं। ये ओरिजिनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें मिश्रित नहीं है। जैसे उत्तर भारत का जो है इसमें मिश्रित है, इसको हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है, क्योंकि इससे बाहर से जो संगीत के तत्व आए वो मिक्स हो गए। लेकिन जो कार्नेटिक है ये 100% इंडियन माना जाता है, क्लासिकल इंडियन माना जाता है। उन्होंने भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी सहित शास्त्रीय नृत्य शैलियों को भी प्रोत्साहित किया, बुनियादी ढांचा का विकास किया। उन्होंने कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण, कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। गोपुरम द्रविड़ मंदिर के जो बाउंड्री वॉल होता है उसका प्रवेश का द्वार होता है। उन्होंने विजयनगर निकट अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर भी बसाया था। ये भी सवाल पूछ चुका है कि नागलपुरम नामक उपनगरीय नगर किस शासक के द्वारा बसाया गया था? नागलपुरम, और अपनी माँ के नाम पर बसाया उन्होंने, कृष्णदेव राय इनका नाम है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख बिंदु क्या हैं, जरा इस साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 1336 में दक्कन क्षेत्र में हुई थी। उस समय उत्तर भारत में कौन था शासक, या दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी स्थापना हरिहर, जिसे हक्का भी कहा है, तो उसके भाई बुक्का ने की थी। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया, जिससे वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कब किया गया? तो 1986 ईस्वी में किया गया है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों संगमा, सुलभा, तुलभा और अराविडु का शासन था। यह साम्राज्य 1336 से लेकर 1600 ईस्वी तक चला है। 1575 में तालीकोट्टा का युद्ध होता है, इसको राक्षसी तांगरी का भी युद्ध कहा जाता है, जिसे विजयनगर साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य मिलकर आक्रमण करते हैं और उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, एक एक ईंट को तोड़ देते हैं वो। फिर भी उसके पश्चात भी छोटे और थोड़े बहुत शासक आए जिन्होंने इसको बाद तक जारी रखा है। अंतिम शताब्दी में दक्कन सल्तनत गठबंधन द्वारा विनाशकारी पराजय के बाद इसे धीरे धीरे पतन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी पर कब्जा कर उसे नष्ट कर दिया गया। 1510 के आसपास पुर्तगालियों ने विजयनगर के सहयोग से बीजापुर के सुल्तान का अधिक गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य को बंदूकें और अरबी घोड़े उपलब्ध कराए, जबकि कपास, चावल, चीनी, मसाले, नील और लकड़ी के सामान निर्यात किया गया। सांस्कृतिक और स्थापना कला का उत्कर्ष माना जाता है किसको? तो विजयनगर साम्राज्य को। आमतौर पर यह माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, जिन्होंने दक्कन के पूर्व में उन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की जो पहले उड़ीसा का हिस्सा था। इधर भी इन्होंने विजय प्राप्त की और इधर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। किसने? तो कृष्णदेव राय ने। उड़ीसा तक के कुछ इलाकों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। साम्राज्य में कई उल्लेखनीय स्मारक हैं, जिसमें हजाराराम मंदिर, कृष्ण मंदिर, उग्र नरसिंह प्रतिमा वगैरह शामिल हैं। उनके समय के विजयनगर शासकों के भव्य मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, जैसे विरूपाक्ष मंदिर अद्भुत है, विट्ठल मंदिर, और ये सब आश्चर्यजनक वास्तुकला माना जाता है इसको। कई सारे यहाँ पर यात्री भी आए जिन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जो था उसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। दक्षिण भारत में प्रभुत्व रहा हमेशा। 2 शताब्दी से अधिक समय तक विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारतीय पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और इस अवधि के दौरान यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। यह साम्राज्य सिंधु गंगा के मैदान के तुर्क सुल्तानों के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के रूप में कार्य करता था। जो दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित रह गए, नहीं तो जिस प्रकार से उत्तर भारत के सभी मंदिर तोड़ दिए गए बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा और दक्षिण भारत के जो मंदिर सुरक्षित रह गए, उसमें एक योगदान इसका भी माना जाता है, विजयनगर साम्राज्य का भी। इसने दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं होने दिया। दिल्ली सल्तनत से लेकर 1575 यानी कि अकबर के शासनकाल तक, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, उस दौरान इन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों की रक्षा की। उसके पश्चात औरंगजेब के समय मंदिर तोड़े गए हैं बहुत सारे, तो ये इन्होंने रक्षा की। इसलिए माना जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत की संस्कृति को, जो उत्तर भारत में मिक्स संस्कृति हो गई, वो होने से बचा लिया। किसने? तो विजयनगर साम्राज्य ने बचाया था। हरिहर और बुक्का ने हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में बहमनी सुल्तानों ने इस पर आक्रमण किया, उसके पश्चात से विजयनगर का पतन हो जाता है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, भारत के इतिहास में
विजयनगर सबसे बाद में जुड़ने वाला चैप्टर में से एक है। नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि विजयनगर साम्राज्य नामक कोई साम्राज्य था, हमें पता ही नहीं था। इसके इतिहास तक को मिटा दिया गया था, कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। बाद में पुरातत्वविदों ने खोज की तो उनको पता चला कि विजयनगर नामक कोई समृद्ध साम्राज्य था जो लगभग में 200 से 250 वर्षों तक शासन किया जिसने। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि हर एक नागरिक को राइट टू एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन, इससे बोला गया कि प्रदूषण मुक्त जो एनवायरनमेंट है उसका अधिकार दिया हुआ है भारत के सभी सिटीजन को, इसलिए आप उस दिशा में काम करिए। इसने ये बोला है कि आर्टिकल 21 के तहत में हमने स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया हुआ है, आप उस दिशा में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ। पिछले साल का मेरा जाइए अक्टूबर नवंबर का वीडियो निकालिए, यही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा क्या, किसी का भी। इस बार ही मैं यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगले साल ही मैं यही चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे सरकारें जो है ना वो काम करती है नहीं, कुछ भी काम नहीं करती हैं। मूल चीज़ होता है स्वस्थ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ भोजन। वो भी भारत में राजधानी में भी अवेलेबल नहीं है। अब उत्तर भारत में भी आप ऐसा खुश मत होइएगा कि पटना में बैठे तो पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ भी कदाचित यही हाल हो जाएगा कुछ दिनों में। उत्तर भारत या पूरे भारत का जो सबसे बड़ा आबादी वाला इलाका है वहाँ पॉल्यूशन से लोगों की मृत्यु होती है 25 लाख पर ईयर के हिसाब से। 25 लाख तो कोरोना से भी नहीं मरे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अभी बोलता है साल भर सोए रहते हैं। सरकार भी अभी जागेगी, पटाखों पर बैन लगा देगी, जैसे पटाखे से ही पॉल्यूशन होते हैं। अभी तो दिवाली आई भी नहीं, दिल्ली में प्रदूषण हो गया, तो कहाँ से आया भाई पॉल्यूशन, है ना। तो अब ये सब थोड़ा सा रोना पीटना होगा ही, कुछ नहीं काम होना है। फिर थोड़े दिनों बाद मुद्दा बदल जाएगा और कुछ और मुद्दा आ जाएगा। तो पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि राइट टू पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन फ्री का अधिकार है पब्लिक को, आपको उसको सिक्योर करना चाहिए। मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर फैसला देती है, सजग रहती है, सरकार से सवाल भी पूछती है। इसी के तहत उसने सवाल पूछे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 1986 का जो पर्यावरण का एक्ट है उसके तहत भी आप काम नहीं कर रहे हैं। उसके तहत भी ये चीज़ है कि भाई किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ पर जुर्माना लगाना है, इसी एक्ट को भी हम लोग देखेंगे। 2018 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, बड़ा ही सुंदर सा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को लेकर पूछा था। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को लेकर पूछा था यूपीएससी ने सवाल, जिसमें भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का जो अधिकार दिया गया है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, क्या कहा जाता है उसको, गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार। उस गरिमापूर्वक जीवन के अधिकार के तहत भारत के संविधान में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन संविधान में तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। देखिए क्या है इसका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, देखेंगे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे और 1986 का एक्ट भी देखेंगे। हम लोग दो टॉपिक को करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार के थोड़ा सा वैश्विक बैकग्राउंड भी देखेंगे। सामान्य तौर पर मानव अधिकारों की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद उभरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना, तब हमें जब पता चला कि 5 करोड़ 6 करोड़ लोगों को दुनिया भर में हमने मार दिया, उसके बाद हमें पता चला कि मानव का भी कोई अधिकार होता है। तो मानव अधिकार की चीज़ें उसके बाद उभरी हैं, ठीक है। लेकिन उन मानवाधिकारों में से स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार किसी भी रूप में कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 1972 के स्टॉकहोम घोषणा में निहित है, जिसे लोकप्रिय रूप से मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1972 में जब दुनिया के देश खा पी कर इकट्ठा हुए, पेट भरा हुआ होता है, तो हम पर्यावरण इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उसके बाद दुनिया ने ध्यान देना शुरू किया कि भाई पर्यावरण को तो हम बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो स्टॉकहोम में सम्मेलन बुलाया गया। भारत वो देश है जहाँ पर पर्यावरण और जीव जंतुओं से संरक्षित करने से जुड़ा हुआ पहला कानून दुनिया भर में कहीं पर बना था, तो 1972 में भारत में बना था। इससे पर्यावरण नीति के सिद्धांत और सिफारिशें शामिल थी। केयरिंग फॉर द अर्थ 1992 को अर्थ समिट ने भी घोषणा किया कि मनुष्य प्रकृति के साथ स्वस्थ और उत्पादक जीवन का हकदार है। मनुष्य को क्या बोला गया, मनुष्य को प्रकृति के साथ स्वस्थ और उत्पादक जीवन का अधिकार है। कॉप आपने सुना है, एक तो होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर, एक होता है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, जैव विविधता को लेकर अलग से कॉप होता है। पेपर में है, चर्चा में, हम पढ़ेंगे उसको आने वाले समय में, आने वाले दिन में किसी वीडियो हम लोग कॉप को, बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो कॉप होता है, जैव विविधता को लेकर उसको भी पढ़ेंगे। और किस चीज़ को लेकर होता है, तो माइग्रेटरी बर्ड को लेकर भी होता है। और किस चीज़ को लेकर होता है, तो डेजर्टिफिकेशन को लेकर भी होता है, मरुस्थलीकरण को लेकर कॉप आयोजित किया जाता है। इस कॉप को हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दुनिया ने उसके पश्चात से कॉप पर ध्यान देना शुरू किया। कॉप इस बार भी है, कहाँ पर है, अजरबैजान बाकू में। स्वस्थ पर्यावरण का मानवाधिकार नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को, पर्यावरणीय आयामों को एक साथ लाता है। क्या क्या बोल दिया मैंने, पूछा जाता है गुरु मेंस एग्जामिनेशन में,
पर्यावरण का मानव अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का मानव अधिकार नागरिकों के कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल अधिकार जो हैं उन सभी को एक साथ लाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के मूल तत्वों की रक्षा करता है जो कि गरिमापूर्ण जीवन को सक्षम बनाते हैं। जीवन के अधिकार का उपयोग भारत में विविध प्रकार से किया गया है। उनमें अन्य बातों के साथ साथ जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। भारत के संविधान के 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसके प्राणी या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और इसी आर्टिकल 21 में, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया है, उसी में ये चीज़ कहा गया है कि भारत के लोगों को स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार होगा। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? पीटी में पूछेगा कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत में संरक्षित है। सबसे बेसिक सवाल यही हो गया, है ना। उसके बाद से ये पूछा जा सकता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो भारत के संविधान का मूल अधिकार है, उसको निम्न में से किस किस एक्ट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो वहाँ पर वायु पॉल्यूशन एक्ट दे देगा, जल प्रदूषण एक्ट दे देगा, 1986 का एक्ट दे देगा और भी कई सारे एक्ट दे देगा, जिसमें से आपको चिन्हित करना होगा कौन कौन से एक्ट हैं। भाई तो बहुत सारे एक्ट हैं। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम संविधान में 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 48 और 51AG शामिल किए गए, जो भारत संविधान को पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला संविधान बनाते हैं। नीति निषेध तत्वों में भी और मूल अधिकार में भी। अनुच्छेद 48 से राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देशों को वन और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी क्या है? ये राज्य का कर्तव्य है। और 51A क्या है? आपका कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है। डीपीएसपी क्या है? तो राज्य का कर्तव्य। और आपका कर्तव्य किस में है? तो 51A में है। 51A में है। 51A के जी में भी आपके कर्तव्य में भी लिखा हुआ है स्वस्थ पर्यावरण को आप सुनिश्चित करेंगे। राज्य के कर्तव्य में भी लिखा हुआ है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य को किस प्रकार से कहेंगे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए? पर्यावरण की रक्षा के संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 51A और जी में लिखा हुआ है। 51A हो गया मूल कर्तव्य, इसके जी वाले भाग में लिखा हुआ है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण कानून, कई सारे भारत में कानून है पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला 1972 बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये दुनिया में वन्य जीव को संरक्षित करने वाला पहला कानून था। ये जल प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1989, वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। भोपाल गैस स्ट्रेटजी के बाद कई सारे एक्ट बनाए गए थे, जिनमें से एक प्रमुख था ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। एनजीटी एक्ट जो है वो 2010 से बनाया गया। ये सारे एक्ट जो हैं वो आपके जीवन का अधिकार के तहत में जो प्रदत्त है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। 1986 के एक्ट जरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाता है 1986 के अधिनियम से। केंद्र सरकार की शक्तियाँ, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा सुधार करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की शक्तियाँ होंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार को नियमित अधिकार है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करना, गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना, मानक बनाना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण को उत्सर्जन या निर्वाह के लिए मानक निर्धारित करना, उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी उद्योग समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा है। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, तो 1986 के एक्ट के द्वारा भी पटाखों को फोड़ने पर दिल्ली और एनसीआर के एरिया में प्रतिबंध लगा हुआ है। खरीद, बिक्री, जलाना, उपयोग करना सभी प्रकार का प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी दिवाली के दिन धुआं हो जाएगा। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, उन्हें संबंधित शक्तियों और कार्य सौंप सकती है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है: किसी उद्योग के संचालन प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषेध या विनिमय करने की शक्ति। बिजली, पानी, किसी अन्य सेवा का आपूर्ति को रोकने या विनिमय करने की भी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। शक्तियाँ तो बहुत सारे हैं। प्रदूषक उत्सर्जन व प्रतिबंध लगा सकता है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन करवा सकता है, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां भी केंद्र सरकार को दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश, अधिसूचना और निर्देशों का अनुपालन के निरीक्षण हेतु भी सरकार काम कर सकती है कि इस आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं: पर्यावरण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना और काम करना, सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकती है, अपराधों के लिए दंड भी दे सकती है, 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, दोनों एक साथ भी सरकार इसमें लगा सकती है। आपने कभी सुना है कि लगाया जाता है? कंपनियों द्वारा अपराध, यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाए तब तक
जब तक ये साबित न हो जाए अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त वह प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है दोषी माना जाता है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध क्लियर किया जाता है तो भी सरकारी विभाग के अफसर जो हैं उन पर दंड लगाया जा सकता है। अपराधों का संज्ञान, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा न की गई हो। केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण, एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो, तो ये भी इसमें शक्तियाँ दी गई हैं। 1986 का एक्ट भारत में माना जाता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण एक्ट में से एक है और मुख्य रूप से वायु पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंधित प्रमुख एक्ट है। मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, जो भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था और CPC भी बताया था आपको, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके आगे का टॉपिक भी 1-2 कर लेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, औद्योगिक अल्कोहल है। औद्योगिक अल्कोहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भारत के जो राज्य हैं 9 जजों की बेंच थी है, इन्होंने फैसला दिया कि भारत के जो राज्य हैं वो भी क्या कर सकते हैं, तो औद्योगिक अल्कोहल पर टैक्स लगा सकते हैं। तो ज़रा इस मामले को थोड़ा सा न्यूज़ में देखते हैं, उसके बाद औद्योगिक अल्कोहल का उपयोग पढ़ेंगे और इसके आगे की चीज़ों को भी पढ़ेंगे। देखिए क्या था न्यूज़ की टैक्सिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इसी में ये बताया गया है कि 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 8 और 1 का फैसला दिया। 8 लोगों ने इस पर इसके पक्ष फैसला दिया टैक्सेशन के और 1 लोगों ने इसके विपरीत में दिया है। इसमें उन्होंने बोला कि अल्कोहल ब्रेवरेज यानी कि अल्कोहल से जुड़े हुए उत्पाद जो पीते हैं आप, दुकानों पर मिलता है और आप लोग पीते होंगे, नहीं पीना चाहिए, सबसे ख़राब चीज़ होता है नशा। अल्कोहल के जो उत्पाद मिलते हैं उसके अलावा इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 100% शुद्ध अल्कोहल होता है। ये कंज्यूम नहीं कर सकता है इंसान, ये किसी इंसान के द्वारा अगर कंज्यूम किया जाता है तो उसका शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, अंधापन हो सकता है और भी कई सारे इसके डिमेरिट होते हैं। जो आप कंज्यूम करते हैं या कोई जो दुकान पर मिलता है उसको कहा जाता है कंज्यूम करने वाला अल्कोहल होता है। कोई भी पेय पदार्थ होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको कि किसी अल्कोहल वाले पदार्थ में कितना % अल्कोहल होता है, वाइन में कितना होता है, बियर में कितना होता है, विस्की में कितना होता है। ये आपको अल्कोहल पूछता है कई बार पीटी एग्जामिनेशन में, किस चीज़ का ये बनता है ये भी पूछा जाता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो नॉर्मल उत्पाद होते हैं उसमें हाईएस्ट होता है तो 10 से 20% तक का अल्कोहल मात्र होता है, बाकी 80% चीज़ें बाकी कोई और ड्रिंक हो सकती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल में 100% अल्कोहल होता है। ये कंजम्पशन के लिए नहीं होता है। तो ये होता किस चीज़ को लेकर है, तो ये होता है आपका इंडस्ट्रियल उपयोग को लेकर। इंडस्ट्री में दवाई इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल जिसको कहा जाता है, उसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन का जो इंडस्ट्री होता है, यानी कि जो अलग अलग सौंदर्य से जुड़े हुए उत्पाद खरीदते हैं, नेल पॉलिश से लेकर और भी बाकी चीज़, उसमें इसका उपयोग होता है। और भी कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। भारी मात्रा में इसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा होता है दवाई की इंडस्ट्री में। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, पहले इस पर केवल भारत सरकार टैक्स लगाती थी, राज्यों को रोका हुआ तो उसने टैक्स लगाने से, और राज्यों की कमाई भी इससे कम हो रही थी। तो अब केंद्र सरकार के विपरीत फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकारें भी इस पर टैक्स लगा सकती हैं। ये कई वर्षों से ये संघर्ष चला रहा था, जिस पर 9 जजों की बेंच ने, 9 जजों की बेंच यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बेंच हो गया, उसने फैसला दिया है। 2024 ईस्वी अब इसका फैसला आया है कि राज्य सरकारें जो हैं वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी टैक्सेशन लगा सकती हैं। ओके, देखिए जरा क्या होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मैंने आपको समझा ही दिया। औद्योगिक अल्कोहल के बारे में, जिसे विकृत अल्कोहल या इथेनॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इथेनॉल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। मिथाइल अल्कोहल पीना होता है, इथाइल अल्कोहल नुकसान करता है। रासायनिक उद्योग इथेनॉल विभिन्न रासायनों और विलायकों जैसे कि एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट, अन्य व्युत्पन्नों के उत्पाद में से एक प्रमुख घटक माना जाता है। फार्मास्यूटिकल में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में विलायक और परिरक्षक रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। जो आप सैनिटाइजर यूज करते थे, याद कीजिए कोरोना के समय, तो उसमें भी अल्कोहल ही होता था मुख्य रूप से। विनिर्माण औद्योगिक अल्कोहल का उपयोग रबर, पेंट, वार्निश और स्याही उद्योग में किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद ईंधन, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित करके इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EPB बनाया जाता है, जो प्रदूषण को कम करने और जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में मदद करता है। तो इसका उपयोग भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक सवाल बनाए आपसे कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उपयोग निम्न में से कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर आपको सोचना पड़ सकता है।
सफाई करने के लिए इसके विलायक गुणों के कारण इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों सफाई एजेंट करो। विलायक का मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से घोल सकता है अपने में, ये है ना। सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद जैसे कि इत्र व आफ्टर शेव जो आप यूज करते होंगे में एक कैसेल के रूप में काम इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य उपयोग, इसका उपयोग खाद्य उपयोग में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में स्वाद निकलने में किया जाता है। एक चीज़ और है, ये इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि कितना मात्रा में इसको उपयोग किया गया है। आपने सुना होगा जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तो लोगों ने शैम्पू और पता नहीं क्या क्या पीना शुरू कर दिया था, फिर उनका नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर ज़्यादा मात्रा अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो अंधापन तक आ जाता है। और जो नॉर्मल अल्कोहल होता है वो अगर ज़्यादा पी लिया तो उसमें कोई अंधापन नहीं आता है, भले ही नुकसान करे, वो आपको मार तो देगा ही धीरे धीरे, लेकिन उसमें कोई जहरीला नहीं होता है। ये कई बार पॉइजनस हो जाता है आपके लिए। कृषि में औद्योगिक अल्कोहल का उपयोग शाकनाशी और कीटनाशकों के निर्माण में भी किया जाता है। भारत में शराब का विनिमय राज्य शक्ति मादक शराब के तहत में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। राज्य सूची की प्रविष्ट 8 राज्यों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती है। उत्पादन और उसके अलावा क्या बोलते, उत्पादन के अलावा उसको मॉनिटर करना, परिवहन, खरीदना, बेचना, ये सब पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती थी। लेकिन अल्कोहल था ये कौन सा, तो जो कंज्यूम करते हैं वो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी अब इसी में शामिल हो जाएगा। केंद्र के पास में बहुत सारी शक्तियाँ थी जिसके तहत सरकार जो है, केंद्र सरकार उद्योगों को विनियमित करती है। किसको? उद्योगों को। उद्योग को विनियमित करेगी तो औद्योगिक अल्कोहल जो है, औद्योगिक अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो भी तो उसी में शामिल हो जाएगा। इसी के तहत में केवल केंद्र सरकार इस पर टैक्सेशन कर रही थी। इसका डिमेरिट ये होगा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल थोड़ा सा महंगा हो सकता है स्टेट में, तो बाकी उत्पाद पर भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ सकता है, ये भी इसमें कहा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक चक्रवात है जिसका नाम है दाना। दाना चक्रवात है, साइक्लोन, और ये कहाँ पर आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइक्लोन दाना ये उड़ीसा के तट से टकराएगी और करीब में 4 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। भारत का अगर आप मैप बनाएंगे सही से तो भारत का मैप इस तरह से बनता है और यहाँ पर है उड़ीसा राज्य, कोस्टल राज्य है। उड़ीसा राज्य में इस समय में देखी जाती है अक्सर, क्या देखी जाती है तो भाई वहाँ पर साइक्लोन आती है। इस समय में अब थोड़े दिनों के बाद चेन्नई में और तमिलनाडु में, मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में वर्षा देखी जाएगी, वर्षा देखी जाएगी। साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन क्या होता है तो टेम्परेचर जो है समुद्र का वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस बल जो है ये मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर हवाएं भी मौजूद होना चाहिए और क्या होना चाहिए तो वातावरण शांत होना चाहिए। निर्माण के लिए अगर वातावरण शांत नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोन आसानी से नहीं बन पाता है। तो साइक्लोन बनने के बाद अशांत जरूर होता है, उससे पहले शांत होता है ये। एक चीज़ और है, 27 डिग्री सी तापमान जो है ये समुद्र के सतह के 50 से 100 मीटर के आसपास गहराई तक होना चाहिए, तभी जाके बन पाता है। समुद्र का तापमान अभी ज़्यादा होगा और सारे कंडीशन मौजूद हैं, इसलिए उड़ीसा के तट पर एक साइक्लोन आ रहा है जिसको दाना नाम दिया गया है और इसको बड़ा भयानक माना जा रहा है। कई लाख लोगों को इवैक्यूएट वहाँ से किया गया है और देखते हैं उसके पश्चात जो भी अपडेट आएगा वो मैं करवा दूँगा। नेक्स्ट एक टॉपिक चर्चा में है जियो इंजीनियरिंग। क्यों चर्चा में है? आज के न्यूज़पेपर में है, हीरा होता है ना डायमंड, इसके राख का अगर हम, सुनिएगा ध्यान से, इसके राख का अगर हम वायुमंडल के ऊपरी परत में छिड़काव कर दें तो क्या हो जाएगा, ज़रा सोचिए। अद्भुत अद्भुत कॉन्सेप्ट होते हैं जियो इंजीनियरिंग में। वायुमंडल के ऊपरी परत में बड़े बड़े मिरर लगा दें हम, बहुत बड़े बड़े मिरर, वायुमंडल के ऊपरी परत में बहुत बड़े बड़े मिरर लगा दें तो फिर क्या होगा। पृथ्वी पर हम बहुत बड़े बड़े मिरर लगा दें, बहुत बड़े बड़े मिरर लगा दें तो उससे क्या होगा। ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या कहलाते हैं, जियो इंजीनियरिंग। ये क्या क्यों चर्चा में है, तो एक कॉन्सेप्ट आया है कि भाई पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में अगर हम डायमंड का डस्ट जो है उसका छिड़काव कर देंगे तो क्या करेगा डायमंड, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है, जो तीव्र है, उसको पर्यावरण में वापस क्या करेगी तो रिफ्लेक्ट कर देगी सूर्य की तरफ में, जिससे क्या होगा पृथ्वी पर कम आएंगे। ये पृथ्वी पर कम आने से क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो हमारा अर्थ जो है वो धीरे धीरे और भी गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है, उस टेम्परेचर को हम नियंत्रित कर पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, जियो इंजीनियरिंग।
जिसमें पृथ्वी से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग करके हम अपने ग्रह को सुरक्षित करना चाहते हैं या उसमें कुछ मूलभूत बदलाव करना चाहते हैं। अगर हम सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर बड़े बड़े मिरर लगाकर वापस लौटा दें, पृथ्वी को प्राप्त ना हो, तो भी ये चीज़ हो सकता है। बर्फ़ जो है वो क्या करता है, उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। एक शब्द यूज होता है एल्बिडो, परावर्तनीयता, परावर्तित कर देता है सूर्य की रोशनी को, जिससे पृथ्वी कम गर्म होता है। बर्फ़ के पिघलने के बाद उतने सूर्य की रोशनी नहीं परावर्तित हो पाएगी तो पृथ्वी और भी ज़्यादा गर्म होगा। तो बर्फ़ के पिघलने से एक तो बर्फ़ पिघल ही रहा है, दूसरा नुकसान ये भी हो रहा है कि पृथ्वी और तेज़ी से गर्म होगा। तो उसी को रोकने को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जिसको कहते हैं जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, आज का वो समझ लिया आपने, ये डायमंड डस्ट वाला। अब जरा जियो इंजीनियरिंग को समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में किए गए सुधारात्मक हस्तक्षेप को जलवायु इंजीनियरिंग या जियो इंजीनियरिंग या भू अभियांत्रिकी कहते हैं। यह तकनीक प्रमुख रूप से 3 श्रेणियां सौर विकिरण प्रबंधन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षण और मौसम संशोधन के रूप में कार्य करती है। ये 3 चीज़ों को लेकर काम किया जाता है। सौर विकिरण का प्रबंधन का भी मैंने डायमंड वाला उदाहरण दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम निकाल देंगे तो कार्बन से जुड़ा हुआ हो जाएगा। और एक है मौसम में संशोधन, वेदर मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। एक हॉलीवुड की मूवी है जियोस्टॉर्म करके, वो देखिएगा, अद्भुत मूवी है वो। उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इन सभी का एप्लीकेशन दिखाया हुआ है। किसी ग्रह के पर्यावरण को बदलने के लिए तथा उसे और अधिक रहने योग्य बनाने का विचार काफ़ी पुराना है। यह ग्रहीय इंजीनियरिंग पृथ्वी जैसे सतह के लिए किसी भी ग्रह के सतह को भौतिक रूप से बदलना है, कि जो उसका प्रकृति है उसको बदल देना है। ग्रहों की इंजीनियरिंग के विपरीत जियो इंजीनियरिंग विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित तकनीक है। मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग इन समस्याओं में सबसे प्रमुख है, इसीलिए इस प्रकार की तकनीकों को लेकर शोध किया जा रहा है। और आने वाले वर्षों में आपको ये तकनीक का एप्लीकेशन भी होता हुआ दिखेगा। अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी नहीं बच पाएगी। जियो इंजीनियरिंग की विशिष्ट तकनीकें क्या क्या हैं? सौर जियो इंजीनियरिंग, हवा में सल्फेट का छिड़काव कर सूर्य की किरणों का कृत्रिम परावर्तन। यही मैंने सल्फेट की जगह भी मैंने क्या बोला है, डायमंड बोला है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में डायमंड ही था। महासागरीय उर्वरीकरण, समुद्री वातावरण लोहे या यूरिया डंपिंग द्वारा अधिक कार्बन अवशोषण के लिए फाइटोप्लैंक्टन के विकास को सक्षम बनाना। समुद्र में हम यूरिया और लोहे का छिड़काव कर जैसे फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा हो जाएं और वो क्या करें तो समुद्र में बहुत ज़्यादा कार्बन शोषण कर लें, जिससे पर्यावरण से कार्बन कम हो जाए। क्लाउडिंग ब्राइटनिंग, यानी कि बादलों को अधिक परावर्तक बनाने के लिए खारे पानी का छिड़काव कर देंगे, जिससे बादल क्या करेंगे तो सूर्य की रोशनी को बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देंगे, पृथ्वी पर आने से रोक देंगे। ये कुछ तकनीकें हम जियो इंजीनियरिंग के तहत कर सकते हैं। अभी डायमंड डस्ट का मैंने आपको उदाहरण दिया है जो आज के न्यूज़पेपर में है, तो इसको याद रखिएगा। आज इतने ही टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे के टॉपिक को करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।